विज्ञान से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं एवं समाज के विभिन्न वर्ग के बुद्धिजीवियों एवं सम्मानजनों, मैं प्रोफेसर CP सिंह गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ के राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष की तरफ से आपके सामने एक ऐसे विषय वस्तु रख रहा हूँ जो काफ़ी रोचक है और राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आम जनता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वह देश है स्विट्ज़रलैंड। अगर स्विट्ज़रलैंड के बारे में जो मैं रखने जा रहा हूँ वह आपको अच्छा लगे तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब कर देंगे। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जो अपनी विचित्रताओं और सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में समशीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। इस रंग की जलवायु बहुत कम देश में पाए जाते हैं। यह ऐसा जलवायु है जहाँ व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं और स्विट्ज़रलैंड के जलवायु का सेवन करते हैं। तो प्रकृति ने जलवायु जो उसको दिया है बहुत उपहार स्वरूप सर्वोत्तम उपहार कहा जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर्यटक बहुत जाते हैं और पर्यटक से उनको काफ़ी पैसे आमदनी हो रही है। स्विट्ज़रलैंड ने राजनीतिक दुनिया के क्षेत्र में कई ऐसे प्रयोग किए हैं और वह प्रयोग सफल भी है। दुनिया का अभी भी एक छोटा सा देश होते हुए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। आज आप जो हम वर्णन कर रहे हैं वो भारत के संदर्भ में भी हम लोग उसको देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड की दलीय पद्धति, दलीय स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था में राजनीतिक दल का क्या काम है, कैसे वह काम कर रहे हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो स्विट्ज़रलैंड बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। आपको जो 5 देश पढ़ना है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और चीन, इन 5 देश में 2 देश द्विदलीय व्यवस्था वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन 2 देश बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस एक देश एक दलीय व्यवस्था वाला देश है। चीन, भारत भी बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। बहुदलीय व्यवस्था है भारत में भी है और स्विट्ज़रलैंड में भी बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन दोनों की बहुदलीय व्यवस्था में काफ़ी आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। दुनिया के जिन देशों में बहुदलीय व्यवस्था है उन लोगों को अभी भी स्विट्ज़रलैंड की बहुदलीय व्यवस्था से बहुत सीखने की आवश्यकता है। वह बहुदलीय व्यवस्था होते हुए कभी भी वह राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नहीं हुआ है, जबकि जिन देशों में बहुदलीय व्यवस्था रही है वह प्रायः किसी न किसी कालखंड में राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुए हैं। एज फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, पंचम गणतंत्र के पूर्व फ्रांस की स्थिति यह थी कि घोर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। सरकारें बनती थी, गिर जाती थी, सरकारें बनती थी, गिर जाती थी। राजनीति में अवसरवादी की प्रवृत्ति फ्रांस में काफ़ी बढ़ा। भारत में विगत 10 वर्षों से अधिक समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही है। 5-6 प्राइम मिनिस्टर 4-5 साल के अंदर बदले गए थे। अभी राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन 10 वर्षों तक भारत भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है। कोई देश अगर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। कोई ठोस नीति सरकार नहीं ले पाती है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि स्विट्ज़रलैंड बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी वहाँ राजनीतिक अस्थिरता नहीं आई है। क्यों नहीं राजनीतिक अस्थिरता है, इसका क्या कारण है? यह बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों के लिए, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक आश्चर्य का विषय लगता है कि राजनीतिक दल है, एक नहीं है, 5-7 राजनीतिक दल हैं, लेकिन वह देश कभी भी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नहीं हुआ। कभी भी सरकार के गठन में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आज हम स्विट्ज़रलैंड की बहुदलीय व्यवस्था को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला व्यवस्था है कि दलगत भावना का अभाव। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ दल तो है, बहुत सारे दल है, चुनाव में 5-7 राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन दलगत भावना नहीं है। दल के आधार पर सरकार का गठन नहीं होता है। आप देखेंगे ब्रिटेन में अभी किसकी सरकार है तो कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से सरकार जानी जाती है। अन्य देशों में पार्टी के माध्यम से सरकार की पहचान होती है। स्विट्ज़रलैंड में पार्टी की पहचान ही नहीं है। अमेरिका में हम कहते हैं कि किसकी सरकार है तो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। ब्रिटेन में सरकार कहते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। भारत में किसकी सरकार है तो भाजपा की सरकार है। यहाँ पार्टी के माध्यम से सरकार जानी जाती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की सरकार को यह नहीं कहा जाता है कि यह कृषक दल की सरकार है कि कैथोलिक दल का सरकार है, वहाँ कुछ नहीं कहा जाता। वहाँ स्विट्ज़रलैंड की सरकार है, वहाँ लोग कहेगा स्विट्ज़रलैंड की सरकार है। कोई पार्टी, एक पार्टी सरकार का गठन नहीं करती है। तो यह देखिएगा इस ढंग का दलगत भावना का अभाव है। सरकार के गठन में उसका कोई महत्व नहीं है, दल का कोई महत्व। सरकार सब लोग मिलजुल कर बनते हैं, वहाँ मिलीजुली सरकार चलती है और मिलीजुली सरकार सब दिन चली है स्विट्ज़रलैंड में और काफ़ी सफल हुई है। बहुदलीय प्रणाली, स्विट्ज़रलैंड में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी वह देश काफ़ी विकसित किया है। एक राजनीति का अच्छा उदाहरण पेश किया है कि बहुदलीय प्रणाली में कैसे विभिन्न दलों के बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है, तालमेल स्थापित करके कैसे सरकार चलाई जाती है। इसका सुंदर उदाहरण विश्व में कोई देश अगर प्रस्तुत किया है
तो वह देश है आपका स्विट्जरलैंड। दल संविधान के अंग नहीं। स्विट्जरलैंड में जो दल बना है वह संविधानेतर विकास का परिणाम है। संविधान बनने के पूर्व ही कई राजनीतिक दल का अस्तित्व आ गया था। जब 1880 ईस्वी में आप देखें 1848 ईस्वी में स्विट्जरलैंड का संविधान बन रहा था, तो उस टाइम में मुख्य रूप से 3 दल उभर कर आए थे, उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल। उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल, 3 दल का स्पष्ट दृष्टिगोचर हो चुका था आपको 1848 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था। फिर बाद में कई दलों का विकास हुआ। वर्तमान समय में अब स्विट्जरलैंड में जो सक्रिय राजनीतिक दल है उनका नाम है उदार दल, क्रांतिकारी दल, कैथोलिक दल, समाजवादी दल, कृषक दल। इतने दलों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है, लेकिन फिर भी वह राजनीति पर इसका बुरा असर नहीं है, जैसा भारत में है, फ्रांस में है। अन्य बहुदलीय देश में देखेंगे कि राजनीतिक दलों के बीच घोर मतभेद है, सैद्धांतिक मतभेद, खींचतान की राजनीति चलती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, खींचतान की राजनीति चल रही है और प्रायः एक राजनीतिक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप यह देखने को मिलता है। चुनाव के बाद भी संसद के भीतर, संसद के बाहर भारत में प्रतिद्वंद्विता दिखाई पड़ती है। ऐसी प्रतिद्वंद्विता स्विट्जरलैंड में नहीं दिखाई पड़ती है। स्विट्जरलैंड में सरकार सब मिलजुल कर बनाते हैं और मिलजुल कर सरकार को चलाते हैं। और जैसे भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, दुनिया के अधिकांश देश में, गैर संवादी देशों को छोड़ दीजिए, तो अन्य देशों में जो राजनीतिक दल का विकास हुआ है वह संविधानेतर विकास का परिणाम है। संविधानेतर विकास का अर्थ होता है संविधान से बाहर राजनीतिक दल का निर्माण हुआ। सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्री में, कम्युनिस्ट जगत में जहाँ से एक दलीय व्यवस्था है वहाँ दल का निर्माण संविधान के द्वारा हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ में, वर्तमान चीन में एक दलीय व्यवस्था है, यह संविधान के द्वारा निर्मित दल है, संविधानेतर का परिणाम नहीं है। दलों में बुनियादी मतभेद का अभाव। दलों में बुनियादी मतभेद नहीं है। स्विट्जरलैंड में सामाजिक विषमता नहीं है, आर्थिक विषमता की खाई भारत इतनी गहरी और चौड़ी नहीं है, जिस कारण वहाँ कोई दलों के बीच में कोई सैद्धांतिक गहरा मतभेद जैसा ब्रिटेन में है, भारत में है, फ्रांस में है, वैसा गहरा मतभेद कोई दिखाई नहीं देता है। मितव्ययी राजनीति, दुनिया में सबसे मितव्ययी राजनीति, कम खर्चीली राजनीति है तो स्विट्जरलैंड की है। ये दुनिया भारत को, अमेरिका को इसके सबक लेना चाहिए। भारत और अमेरिका की जो चुनाव पद्धति है वह काफ़ी खर्चीला है, लेकिन दुनिया में यही एक देश है जहाँ की मितव्ययी राजनीति पर कुछ खर्च नहीं होता है। वहाँ की संसद को संघीय सभा कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद। वहाँ संघीय सभा का जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव एकदम मामूली खर्च पर लोग लड़ते हैं। चुनाव में नॉमिनेशन फाइल होने के बाद न पंपलेट है, न पोस्टर है, न प्रचार है, कुछ नहीं होता है। टेलीविज़न के माध्यम से कैंडिडेट अपनी बात को रखते हैं जनता के सामने और जनता उस बात को सुनकर जाकर मतदान करती है। कोई चमक दमक की राजनीति वहाँ नहीं है, राजनीति पर खर्च एकदम नहीं होता है, चमक दमक की राजनीति नहीं है। तो मितव्ययी राजनीति स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? वहाँ धन कमाने के लिए राजनीति में नहीं जा रहे हैं। जो भी राजनीति में जा रहे हैं सेवा की भावना से जा रहे हैं। संघीय सभा के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका वेतन इतना कम है कि आपको लगभग सभी के वेतन है ही नहीं है, उनको सिर्फ भत्ता मिलता है। जिस दिन संघीय सभा का अधिवेशन चलेगा उतने दिन का इनको भत्ता मिलेगा। संघीय सभा का अधिवेशन बंद, प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाना है। वहाँ कोई को रहने के लिए अस्थायी निवास स्थान नहीं मिलती है संघीय सभा के प्रतिनिधि को। मिल के सिद्धांत का अगर कोई देश ने फॉलो किया है तो वह स्विट्जरलैंड ही है। मिल ने क्या कहा था कि जनप्रतिनिधियों को वेतन नहीं मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अगर वेतन दोगे तो अपने को वेतन भोगी कर्मचारी समझने रहेंगे। जैसे भारत में अब तो पेंशन भी मिलता है, वेतन की तो बात छोड़ दीजिए, पेंशन भी मिलता है। पार्लियामेंट को चलाने पर प्रतिदिन करोड़ों रुपया खर्च होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय सभा को चलाने में प्रतिदिन हजारों की खर्च होती है। करोड़ों की बात छोड़ दी, हजारों का भी खर्च नहीं होता है, क्योंकि संघीय सभा के प्रतिनिधि को वेतन नहीं है, सिर्फ भत्ता है। जय दिन संसद चलेगी तय दिन का उनको भत्ता मिल जाएगा। संसद बंद, आप अपने क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच रहिए, जनता का काम। वहाँ रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सिस्टम काम कर रहा है। अगर जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितने अवधि के लिए चुने हैं उतना दिनों तक पद पर बने रहेंगे। बीच में भी जनता उनको वापस बुला लेती है और फिर उसके जगह पर दूसरे सदस्य को भेज देती है, अध्यक्ष को सूचित कर देती है कि हमारे प्रतिनिधि या यही रहेंगे वो नहीं रहेंगे। तो ऐसी सिस्टम भारतवर्ष में नहीं है।
इसलिए भारतवर्ष का जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाता है कि हमारा कार्यकाल 5 साल हम निश्चिंत है, हमको जनता नहीं हटा सकती। जयप्रकाश नारायण ने स्विट्जरलैंड से प्रभावित होकर यह कहते थे, जयप्रकाश बाबू भी, यहाँ मेरी रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार जनता को मिलनी चाहिए। लोहिया जी भी इसका समर्थन करते थे, लेकिन भारत में अभी तक संभव ऐसा नहीं हुआ और संभव होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल में विशाल देश है। यहाँ रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, लोग ज़्यादा समझदार हैं, राष्ट्रीय भावना ज़्यादा में है, इसलिए उस देश में रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सिद्धांत चल सकता है। लेकिन भारत में रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं होता। चुनाव का आधार योग्यता, वहाँ भी चुनाव होती है, भारत की तरह, ब्रिटेन की तरह, फ्रांस की तरह वही चुनाव होता है। लेकिन चुनाव का आधार न जाति है, न धर्म है, न वर्ग है, न क्षेत्र है। वहाँ चुनाव का आधार योग्यता होता है। सब पार्टी योग्य उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, जनता ये देखते हैं कि सबसे योग्य उम्मीदवार किनके कोई किसने खड़ा किया है, वहाँ उसी को पक्ष में वोट लोग देते हैं। चुनाव का आधार योग्यता है। जिस देश में चुनाव का आधार योग्यता होगा वहाँ अच्छे प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं। जहाँ जाति हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, भैसा हो, लालच हो, प्रलोभन हो, यह आधार होगा तो वहाँ पर अच्छे प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाएंगे। आप भारतवर्ष की स्थिति को देखिए, भारतवर्ष के अधिकांश राजनीतिक दल में अपराधी प्रवृत्ति की संख्या अधिक है। लगभग आधे संसद सदस्य, आधे से अधिक संसद सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐसे हैं जिनमें कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यहाँ अपराध जो राजनीति करते हैं, जो नियम तोड़ते हैं, वही लोग कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। ऐसी बात स्विट्जरलैंड में आप देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी योग्य लोग चुनकर जाते हैं और जो राजनीति में जाते हैं सेवा की भावना से जाते हैं, त्याग की भावना से जानते हैं कि हमको कोई पैसा नहीं है, कोई चमक धमक का पद भारत की तरह नहीं है, इसलिए वो सेवा भाव से वहाँ जाते हैं और अपना काम करते हैं। बहुदलीय कार्यपालिका, अब स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है, जिसको हम संघीय परिषद के नाम से जानते हैं, दुनिया में विचित्र कार्यपालिका है। आप कार्यपालिका की दृष्टि से देखेंगे तो 3 वर्ग में दुनिया के देशों को आप बांट सकते हैं। सिंगल कार्यपालिका वाला देश अमेरिका है, वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इसलिए एग्जीक्यूटिव सिंगल एग्जीक्यूटिव है, जो राष्ट्रपति कहलाते हैं। ऑल इन ऑल राष्ट्रपति कार्यपालिका का वही प्रधान है। जहाँ संसदीय व्यवस्था है वहाँ दोहरी कार्यपालिका है। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है या दोहरी कार्यपालिका है। एक संवैधानिक प्रधान जो राष्ट्रपति कहलाते हैं, दूसरा वास्तविक प्रधान जो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। इंग्लैंड संसदीय व्यवस्था है, वहाँ भी एक संवैधानिक प्रधान है जो सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा वास्तविक प्रधान है जो प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में न एक दलीय कार्यपालिका है, न 2 दलीय कार्यपालिका है, बहुदलीय कार्यपालिका है। वहाँ 7 व्यक्ति कार्यपालिका में होते हैं। जब कार्यपालिका का गठन होता है, कोई सभी पार्टी के लोग और जो सीट जीते उसके आधार पर 7 पार्टी मिलकर कार्यपालिका के होते हैं और अल्फाबेटिकल ढंग से उसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है कार्यपालिका को वही राष्ट्रपति कहलाता है। उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। यही एक देश है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को बदल देता है, प्रतिवर्ष नए राष्ट्रपति आ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव पर 1 पैसा भी खर्च नहीं हो जाता। वह सिस्टम बना हुआ है कि इस बार यह राष्ट्रपति होंगे, जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति हो जाता है, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव 7 मिलकर कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ढंग से। इसलिए वहाँ की कार्यपालिका दुनिया का एक विचित्र कार्यपालिका है। अब क्या विचित्र कार्यपालिका को रहते हुए सभी काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। स्विट्जरलैंड एक अच्छे देश में गिनती है, तटस्थ देश है। तो भारत निरपेक्ष है, स्विट्जरलैंड तटस्थ है। तटस्थता और निरपेक्षता में अंतर होता है छात्रों। तटस्थता का मतलब हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। दुनिया में जो घटनाएं घट रही है उसको स्विट्जरलैंड प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, वो तटस्थ देश है। दुनिया के सभी देश उसको तटस्थता का वचन दिए हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, उसकी तटस्थता को भंग नहीं की जाएगी। भारत कुछ निरपेक्ष देश है, इसलिए यह गुण दोष के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसकी आलोचना गुण और दोष की आलोचना समर्थन करता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को या समय को देखते हुए आपके सामने से विदा लेता हूँ। फिर एक बार अपील करता हूँ कि अगर यह टॉपिक आपको पसंद करे, प्रस्तुतिकरण अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे हम ऑस्टिन के संप्रदाय का सिद्धांत लेकर आएंगे। कल संप्रदाय का सिद्धांत डिग्री 1 का पेपर है, डिग्री 1 में कम तैयारी हुई है, डिग्री 1 का पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी। हम कल संप्रदाय के सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रदाय का सिद्धांत लेकर आएंगे।